नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं एक नई कवियत्री और एक नई किताब के साथ हूँ। मनुष्य न कहना, ये किताब है ममता जयंत की। उन्होंने मुझे बड़े आस से भिजवाई कि इस संकलन को भी देखें। इस संकलन में सबसे ज़्यादा जो मुझे अपील किया और इस संकलन को देखने के लिए मैं बेचैन हो गई, इस किताब के फ्लैप पर मशहूर कवि कथाकार मेरे प्रिय कवि प्रियदर्शन जी के नोट हैं। उन्होंने अपनी ओर से कुछ अभिव्यक्ति इसमें की है और फ्लैप पर वो है। सबसे पहले तो ममता जयंत के बारे में बताने से पहले मैं उस कोटेशन को, उस कोट को, कविता पर जो प्रतिक्रिया है, टिप्पणी है, उस समालोचन को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी शोधार्थियों। प्रियदर्शन जी के अनुसार ये कविताएं किसी रोमानी कल्पना की उपज नहीं है। प्रायः ये स्त्रियों पर आरोप लगता है कि वो अपना रोना धोना या अपनी कल्पना, अपनी कामना, इच्छा, अस्मिता, निजता, आइडेंटिटी, आइसोलेशन, एलिनेशन, इसी पर धोती हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा एक पुरुष कवि, एक स्त्री रचनाकारों का पैरोकार, ऐसा कवि जो समदर्शी है, जो सहज अनुभूति से सहानुभूति तक और संवेदना तक पहुंचता है, ऐसे हैं प्रियदर्शन। वो कहते हैं ये कविताएं किसी रोमानी कल्पना की उपज नहीं हैं। इनमें एक तीक्ष्ण यथार्थ बोध मुझे भी प्रिय है और मैं प्रायः अपने सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में ऐसी कविताओं को ज़रूर चुनती हूँ जिसमें ये कंटेम्प्ररी, ये यथार्थ बोध और प्रतिरोध दर्ज हो। उसी ही मैं सामयिक मानती हूँ। पतंगों की उड़ान पर मुग्ध होने के बावजूद यह न भूलने को तैयार कि कुछ हाथ इन्हें लड़ाने काटने के खेल में लगे रहते हैं। जो हाथ इन्हें लड़ाने काटने के खेल में लगे रहते हैं, उनकी शिनाख्त है ये संकलन। मनुष्य न कहना उन्हें, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। यह यथार्थ बोध कभी कभी इतना तीखा हो जाता है कि उसके दायरे में मनुष्य की त्रासदी भी चली आती है। तो लब्बो-लुआब ये कि ये संकलन ममता जयंत का मनुष्य की, कोरे मनुष्य की, निरे मनुष्य की, सर्वसाधारण की, असाधारण की बात नहीं करते, सर्वसाधारण मनुष्य और मनुष्यता की शिनाख्त करती हुई ये कविताएं हैं। निश्चित तौर पर विमेन ओरिएंटेड कविताएं भी हैं, स्त्रियों को ध्यान में लेकर, स्त्री की संवेदना को ध्यान में लेकर उसकी व्यथा कथा भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रियदर्शन कहते हैं कि ये तीक्ष्ण यथार्थ की कविताएं हैं, ये रोमानी कल्पना नहीं है। इसको मैं केंद्रित करके, यही सेंट्रिक मेरा वो रहेगा आकलन का, इसी पर मैं मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात करूँगी शोधार्थियों। ममता जयंत लगातार रच रही हैं। नई दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ और ये अध्यापक हैं। ये इनका संकलन 2000 समय प्रकाशन से है, ये 2024 में ही आया और ये किताब उन्होंने समर्पित की है जुझारुओं को, अपने सोर्सेस को, चाहे वो माता पिता हैं, गुरु हैं, तमाम अपनों के नाम। ये किताब खुद को समर्पित नहीं है, तो ये निजी डायरी नहीं है, ये ध्यान में रखें। और जीवन में जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो धूप है, हवा, पानी है, जो जिसने भी ममता जयंत को प्रेम सिखाया, जिसने प्रेरणा दी और प्रोत्साहन दिया, उन सबको ये समर्पित किताब है। चलिए शोधार्थियों, सीधा मैं उनकी कविताओं पर आती हूँ और उन 5 रचनाओं के माध्यम से हम उनकी कविताओं के, उनके रचनात्मक हस्तक्षेप के सहयात्री बनते हैं। पहली कविता ही जो संकलन का शीर्षक भी है, वो मुझे भा गई कविता, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूँगी। देखिए, मनुष्य होने का अधिकारी कौन है? मननशील है जो, जिसमें मनुज है, मनुजता है और जो चिंता नहीं करता,
खान पान रहन सहन भोग का नहीं, जो प्रयत्नशील है, जो चिंतनशील है, मननशील है, प्रयत्नशील है, और अपने प्रति नहीं अपनों के प्रति, जैसा कि ममता जयंत समर्पित भी करती हैं अपनी इस पुस्तक को, अपने इस संकलन को, जो संपूर्ण मानवता की बात करे, जो पूरी मानवीय प्रजाति की बात करे। मनुष्य उसे ही कहना, इतर कोई है उसे मनुष्य न कहना। अभी मैंने देखा नहीं, अभी मैंने पेश नहीं किए अपने मनुष्य होने के प्रमाण, नहीं साबित की अपनी मनुष्यता, इसलिए तुम मुझे मनुष्य नहीं कहना। न कहना खर्ग या विहग, क्योंकि उड़ना मुझे आया ही नहीं। मत कहना नीर क्षीर या समीर भी, क्योंकि उनके जैसी शुद्धता मैंने पाई नहीं। न देना दुहाई धरा या वसुंधरा के नाम की, चूंकि उसके जैसी धीरता मुझ में समाई नहीं। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहते ही हो, पुकारना चाहते हो संबोधन से, तो पुकारना एक ऐसे खिलौने की तरह जो टूट कर मिट्टी के मानिन मिल सकता हो मिट्टी में, जल सकता हो अनल में, बह सकता हो जल में, उड़ सकता हो आकाश में, उतर सकता हो पाताल में। ये कविता मुझे भाई, और संकलन का शीर्षक भी यही है। शुद्ध, पवित्र, सहज, पारदर्शी, जो उतना ही मनुष्य की उदारता, मनुज होने की उदारता, मनुष्यता की उदारता, मनुष्यता का विस्तार जितना विस्तृत हो, जितना उदार हो, उतना ही गहरा थमा हुआ था में। तो वो गहराई, वो विस्तार, वो उदारता और निर्णय भी कैसी, जो न्यायपूर्वक निर्णय लेने का, जो नीर क्षीर विवेक कहते हैं, तो न्यायपूर्वक निर्णय लेने जिसे आता हो, मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है, इतर कोई हो उसे मनुष्य न कहना। न देना दुहाई, दुहाई दी जाती है, प्रायः दावा किया जाता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं, लेकिन धरा वसुंधरा जैसी अगर सहनशीलता नहीं है, तब त्याग नहीं है, छोड़ देने की, उत्सर्ग करने की या देने भर की, क्योंकि धरा वसुंधरा, ये प्राकृतिक संसाधन, ये प्रकृति दे तो रही है, और उस माँ प्रकृति को हम क्या लौटाते हैं? तो अगर हम नहीं लौटाते और हम पारस्परिक वो सहयोग, सद्भाव, सौहार्द नहीं रख रहे, तो भी मनुष्य न कहना। कुछ कहना ही चाहते हो, पुकारना चाहते हो संबोधन से, तो पुकारना एक ऐसे खिलौने की तरह। ये मनुष्य जो अपनी मनुजता छोड़ चुका है, जो अपनी मानवीयता, मनुष्यता छोड़ चुका है, जो रोबोट की तरह लगातार इस नियति के सहारे, अपने प्रारब्ध के सहारे दूसरों के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने निहितार्थों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए न केवल प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधनों का, बल्कि मनुष्य और मनुष्यता का भी दोहन कर रहे हैं। उन्हें मनुष्य न कहना। वे रोबोट हैं, वो कठपुतलियां हैं, वो वर्चस्व के हाथों की कठपुतलियां हैं, वो सत्ता और प्रशासन के हाथों की कठपुतलियां हैं, उन्हें मनुष्य न कहना। हाँ, अगर मर मिटने का सद्भाव हो, हाँ, अगर मिट्टी से जुड़े रहने का ज़मीनी सरोकार हो, हाँ, अगर मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का, सम्मानित करने का सत्कार हो, तभी वह मनुष्य है। उसका विस्तार जल में विलीन होकर रह सकता है, अनल में जल कर, झुलस कर, जल में बह कर, समो कर, सबका हो जाकर, और उसके लिए बना है अनंत आकाश, उसके लिए धरा, वसुंधरा, प्रकृति और पाताल की गहराई बनी है। मनुष्य कहने का अधिकारी वो मननशील, चिंतनशील, प्रयत्नशील व्यक्ति हो सकता है। बेहतरीन कविता। शोधार्थियों, दूसरी कविता मेरी पसंद की है गुब्बारे। ये मुझे गुब्बारे में मुझे एक संभावनाशील कविता लगती है। ये ऐसे लगता है कि जैसे इच्छाओं पर, कामनाओं पर, स्वप्न पर लिखी गई कविता हो। अपनी इच्छाओं, कामनाओं, स्वप्न को बलवती करने की इच्छा किसमें नहीं होती? सब में होती है। प्रादुर्भाव होता है, उसका जन्म होता है, पनपता है, फूटता है, कुआता है, और फिर वो बड़े विशालकाय वृक्ष में तब्दील हो जाता है। पहले कविता पढ़ूंगी शोधार्थियों, फिर जो बन पड़ेगा विवेचन करती हूँ। हमारे सपने
हीलियम के उन गुब्बारों जैसे थे जिन्हें माँ उड़ने के भय से बांध देती थी हाथों में धागे से। हम जिसे लिए उल्लास में उत्सवधर्मी होकर उड़ते फिरते थे, वो दरअसल माँ बांध देती थी कि ये गुब्बारे हमसे कहीं छूटकर छिटक कर अलग न हो जाएं। वो मोह, वो ममता जिससे माँ बांध देती थी, वो इच्छाएं, वो स्वप्न, वो कामनाएं जिससे माँ बंधी होती थी। हम कर मशक्कत खोल देते तुरंत ही, वे स्वच्छंद विचरते आसमानी हवा में, पल भर को उड़ जाते हम भी फुग्गे संग। और हमें लगता कि इन गुब्बारों के संग संग, इन स्वप्नों के संग, इच्छाओं कामनाओं के संग संग हम भी लगता है उड़ान भर रहे हैं, हम भी ऊंचा आसमान छू रहे हैं। लौटते ही ठिठक जाते उनके वापस न आने के भय से। फिर हमें सिखाया गया पूरी धमक के साथ गुब्बारे खेलने को होते हैं, उड़ाने को नहीं। ये स्वप्न खेले जाते हैं, इच्छाओं कामनाओं को हम जीवन भर छूने, पकड़ने, उनके पीछे भागने, उनके पीछे दौड़ते हाँफते, और वो हमसे छूटते छिटकते जाते हैं। उसके बाद नहीं उड़ने दिया एक भी गुब्बारा। हम फिर उस अनंत आकाश को छूने की, उस उड़ान भरने की सोच भी न सके। धीरे धीरे हमारी कामनाएं, हमारी इच्छा, हमारे निहितार्थ स्वार्थ, हमारा सयानापन उन गुब्बारों को पकड़कर अपने में समेट कर हमें जीना सिखाने लगा, और हम समझदार होते गए, सयाने होते गए, और हमने उसे बांध लिया मन के धागों से। पता नहीं वे हमसे खेल रहे थे या हम उनसे, पर जुड़े थे सब अंतस से। अब भीतर ही पड़े सारे के सारे सजीले रंगों के सुंदर गुब्बारे। अब आप देखें कि माँ अनुभवी है, माँ ने ये दुनिया देखी है, माँ के पास एक सुधियों स्मृतियों का खजाना है, माँ समृद्ध है, और अपनी सुधियों स्मृतियों और अपने अनुभव की कमाई से माँ यह जान चुकी है, माँ यह समझ चुकी है कि बंधे रहने में, जुड़े रहने में, अपने सोतों से, अपनी धुरी से, अपने सोर्स से, अपनी जड़ों से बंधे रहने में ही सुंदरता है। उनसे जैसे ही हम छूटे, जैसे ही उससे छिटके, तो बहक जाने का डर है, बिखर जाने का खतरा बहुत अधिक है। बेहतरीन कविता। अगली कविता शोधार्थियों, बीमार समय में कौन रोक सकता है। ये बीमार समय पर कविता है। दरअसल ये देशकाल के परे, देशकाल को प्रस्तावित करती, संबोधित करती, और फिर भविष्य, उससे परे की भवितव्य को देखती हुई कविता है। दरअसल ये कविता अपने चहोर जो पूरी नस्ल को के इर्द गिर्द पसरी हुई जो प्रदूषित दुनिया है, जो पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा अधिक है, जो दिखावे की, जो एक कॉन्क्रीट, जो फैब्रिकेशन आपको घेरे हुए है, वो आपका भीतर अंतस को आइसोलेट करता है। उस दुनिया की बात, उस बीमार समय की बात यहाँ ममता जयंत करती हैं। कविता पढ़ती हूँ, फिर बात करते हैं। वह शून्य जो स्थापित हो गया है मेरे और तुम्हारे बीच। दरअसल ये संबंधों के वितान की कविता है। संबंध कैसे धीरे धीरे एक अंतराल ले लेते हैं, एक गैप ले लेते हैं, और धीरे धीरे छूटने लगते हैं। मेरे और तुम्हारे बीच दिया है स्थान जिसने दूरियों को, क्या भरा जाएगा उसे मशीनों से, लगाया जाएगा मेरे और तुम्हारे बीच की खाई पाटने को। संभव है यह नुस्खा कारगर हो इस बीमार समय में बचाने को जिंदगी, प्रेम, संबंध। चूंकि वे इंसान नहीं हैं, उन्हें हवा की खुशबू से बिगड़ने का खतरा नहीं है। नजदीक रहकर बवा का डर भी नहीं। पर सनद रहे, सावधान करती कविता है। सनद रहे, चेतावनी की कविता है, सावधान कर रही है। पर सनद रहे, इसे आप नोटिस में लें। मशीनें मनुष्य की सहचर हो सकती हैं, विकल्प नहीं। यानी आप देखें कि मनुष्य जिन मशीनों को अपनी सुविधा के लिए, अपने सहयोग के लिए बनाता है, अपनी सहायता के लिए बनाता है, धीरे धीरे ये मनुष्य को ये मशीनें, ये कलपुर्जे, ये कंक्रीट दुनिया, ये फैब्रिकेशन, जिन्हें उसने सुविधा के लिए बनाया था, सहयोग सहायतार्थ बनाया था, वही मनुष्य को बिगाड़ती चली जाती है, अकर्मण्य बना देती है।
निष्क्रिय कर देती हैं, रुग्ण कर देती हैं, और मनुष्य लगातार रुग्ण होता जाता है अपने ही बनाए यंत्रों से, जिसने उसने सुविधा के लिए बनाया था। वो मनुष्य की गतिशीलता को बाधित करती हैं, मनुष्य के सक्रिय सचेतन मन को बांध लेती हैं, उसे जीवंत नहीं रहने देती। बेहतरीन कविता है। जानते हो, मजबूरियां जिंदगी में जल्दी खत्म नहीं होती, जो बन रही है आज मेरी और तुम्हारी आदतों की वजह, चलती रहेंगी संग मीलों मील। अब ये दरअसल रुग्ण मानसिकता जो हमारी चहोर पसरी हुई है, उसने रुग्ण परिवेश को जन्म दिया है। हम ही आप तो है ना जो परिवेश बनाते हैं, परिवार से परिवेश, अपने आसपास से परिवेश। ये देश काल वातावरण क्या है? एक वेश जो हम अपने शरीर पर धारण किए हैं, एक परिवेश जो हमें चहोर से घेरे है। तो दरअसल सावधान कर रही है कविता कि हम अपनी रुग्ण मानसिकता से कहीं ऐसा रुग्ण परिवेश तो नहीं बना रहे, एक बीमार समाज तो नहीं बना रहे। कल चाहे कुछ भी हो, मगर हालात के अंधकार में आशा की दीप जलाना मनुष्य की पहली प्राथमिकता है, ऐसा ममता जैन कविता में कहती हैं। और मैं कहती हूँ कि ये केवल मनुष्य या मनुष्यता की प्राथमिकता नहीं है ममता, ये कविता की भी प्राथमिकता है। कविता और मनुष्यता दोनों की यही प्रायोरिटी है, क्या यही प्राथमिकता है? आशा जगाए, उम्मीद जगाए, जागृत हो, और न केवल खुद जगी, अपने इर्द गिर्द को, अपने परिवार परिवेश को भी जगाए। दूसरों को जागरूक सचेतन अगर संवेदन कर देते हैं हम, तो फिर कविता का उद्देश्य और मनुष्यता का उद्देश्य एक ही हो जाता है। हाँ, आज की तस्वीर वापस ही भेंट जरूर हो सकती है। हाँ, आज की तस्वीर वायरस की भेंट जरूर हो सकती है, पर संवेदनाओं से संवारने में इसे कौन रोक सकता है? ये एक टाइम फ्रेम की कविता थोड़े समय की मानी जा सकती है। संक्रामक रोगों से जब हम रुग्ण होते हैं, जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, जब वायरस चारों ओर फैला होता है, ऐसा कोरोना वायरस के समय की हो सकता है ये कविता है। लेकिन अब ये बड़े कैनवास की कैसे बनती है, उस अपनी टाइम फ्रेम से कैसे निकलती है, मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि ये जो क्रूर काल का अट्टहास है, ये जो संक्रामक स्थितियाँ हैं, ये जो संक्रमण है, ये जो बीमारी है, हारी बीमारी लाचारी, ये बहुत समय तक स्थायी नहीं रहेगी। ये वायरस, इसे समाप्त नहीं किया जा सका, लेकिन इसका निदान समाधान तो निकाला जा सकता है ना। हम सोशल डिस्टेंसिंग से तो बच सकते हैं ना, एक सोशल डिस्टेंसिंग कि संक्रमण पकड़े ना, और एक सोल डिस्टेंसिंग आत्मा को जकड़े ना। हम मानवीय रहें, मनुष्यता हम में बाकी बची रहे। तो मनुष्य कहलाने का वही अधिकारी है जो संवेदना को बनाए रखेगा, और ये संवेदना को संवारने का काम भी तो मनुष्य ही करेगा ना। आशा और उम्मीद वही जगाएगा ना। वायरस कितना भी कठोर हो, चाहे वो कोविड हो और चाहे कोरोना हो या किसी भी तरह का वायरस हो, जो हमको ग्रस्त करता है, देह को रोगग्रस्त करता है और पूरे वातावरण समाज को रोगग्रस्त करता है। बेहतरीन कविता। अगली कविता है भाषा। इस पर तो हमें बात करनी ही चाहिए। भाषा नहीं थी वह जब मैंने कहा और तुमने सुना। भाषा वह भी नहीं थी जो तुम्हारे बोलने पर मैंने सुनी। भाषा बस वही थी जब मैंने कहा कुछ नहीं, पर तुमने सुना बहुत कुछ। मेरे मौन में पढ़ ली थी तुमने मेरी सारी वेदनाएं। नहीं था मेरे जख्मों पर लगाने को तुम पर कोई मरहम, न थी कोई बढ़िया चिकित्सा पद्धति, पर तुम्हारे पास थी दो स्नेहिल आँखें और एक मुलायम सा हाथ जो बहुत पहुँच सका मेरे कांधों तक। जन्म जिसने भी दिया, पर दिया था तुमने वो सलीका जीने का, छिपे थे जिसमें सच्चे सरोकार। आगे कह गए थे मौन भी अभिव्यंजना है, निश्चित तौर पे, क्योंकि भाव मोहताज नहीं है भाषा के, संवेदन मोहताज नहीं है भाषा के। कहा अनकहा, सुना अनसुना, लिखा पढ़ा गया, दो लिखे वाक्यों में, दो पढ़े गए वाक्यों में, दो सुने गए वाक्यों के बीच जो अंतराल है, वो कह सुन ले, वो पढ़ सुन ले, उसको गुनना, उस अंतराल को, उस अल्प विराम के बीच के
संवेदन को पकड़ना, भाषा वह काम भी कर सकती है। तो तभी ममता कहती हैं ये कि माँ ने जन्म दिया, माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, भाषा आपको बढ़ाती है, आपका संस्कार करती है। भाषा और माँ में यही एक साम्य भी है कि दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है। माँ जन्म देती है तो भाषा आपको विस्तार देती है, आपको संस्कार देती है। वक्ता और श्रोता दोनों के बीच जो संवेदनात्मक धरातल है वो जब एकमेक हो जाए ना, जब अनकहे को हम सुन सकें, जब अनलिखे को हम पढ़ सकें और जो दिखाया नहीं गया उसे देखने की ताब हमारे भीतर आ जाए, वो जरूरी है। अगली कविता, स्त्री होना। कैसे न इस कविता को मैं लेती, बेहतरीन कविता है। उसे आदत है भूलने की, वह भूलती आई है सदा, एक काम के लिए दूसरे काम को, और दोषी रही है हर उस भूले हुए काम की जिसे कभी समय पर नहीं कर पाई। वह भूल जाती है रहना ओढ़कर लाज, करना मध्यम सी आवाज में बात, भूल कर हर भेद होकर हिदायतों से बाहर, कर लेती है खुश मिजाजी में हर किसी से बात। नहीं रहता स्त्री पुरुष जाति धर्म का जहाँ कोई भेदभाव, भूल जाती है दुनिया की दी हुई दलीलों को प्रयोग में लाना, न बोलना ऊंची आवाज में, न करना सवाल, पूछ लेती है एक के बाद दूसरा प्रश्न। वह भूल जाती है सद्य प्रसूता होकर परहेज से नहाना खाना, करना नवजात की देखभाल। वह भूल जाती है भाई के जन्मदिन पर उसे बधाई देना, लेना माँ बाबा की खबर। बेशक बेशक भूलती आई है वह सब, पर नहीं भूलती खुद का स्त्री होना। बांट लेती है सखी सहेली वाहेली के संग, नम आँखों में अपना मर्म। न मालूम कब तक भूलती रहेंगी यूं ही एक काम के लिए दूसरे काम को, और दोषी रहेंगी हर उस भूले हुए हर काम की जिसे कभी समय पर नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं इतने तमाम दायित्वों को निभाती स्त्रियां, मान मनुहार प्रेम परोसती स्त्रियां, अपनी जिम्मेदारियों में घिरी हुई स्त्रियां लगातार दे रही हैं, अपने को हर संबंध में दे रही हैं, हर संबंध को निभाते निभाते उनमें डूब कर कभी सेवा कभी सत्कार, दूसरों का मान आदर, इन लबादों को पहने पहने वो जैसे भूलती जा रही हैं अपने उस निरे प्राकृत नैसर्गिक भीतर की स्त्री को, मानुषी को। वो भूल रही हैं कि पहले पहल उन्हें किसे देखना है, उनकी प्राथमिकता क्या है, और वो देने में भूलती जा रही हैं अपने उस संस्कार की वजह से, अपने उस सत्कार की वजह से, उस बहुत सचेत होकर जब जी रही हैं। तो ऐसी स्त्रियां जो सरोकार से जुड़ी हुई हैं, जो बोल बर्ताव से व्यवहार से जुड़ी हुई हैं, जो भेदभाव नहीं करती, लिंग जाति वर्ग कोई भेदभाव नहीं मानती, और जी भर कर उम्र भर हर संबंध को निभा रही होती हैं, बेसहारा का सहारा बन जाती हैं, जो सहयोग सद्भाव कभी नहीं भूलती, भरपूर देती जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जब भी मुखर होती हैं, जो आदतन अपने को दिए जा रही हैं, जहां उनको रिक्त स्थान की पूर्ति की तरह भरा जाता है, वहां भी जो आदतन दिए जा रही हैं खुद को हर संबंध में, जब वे मुखर होती हैं, ऐसी स्त्रियां नहीं भाती जमाने को। स्त्री पर बहुत बात होती है, स्त्री की बात बहुत होती है, पर बोलती हुई स्त्रियां अच्छी नहीं लगती, मुखर स्त्रियां नहीं अच्छी लगती। उनके कहे सुने को, उनकी प्रतिक्रिया को, उनके हक जताने को, उनकी निजता को, उनकी अस्मिता को जब वो सुरक्षित करना चाहती हैं, जब वह जाहिर कर दें अपना अकेलापन, अपने असहयोग को, कभी कभी असमर्थता को, असंतोष को, अतृप्ति को, तो वो ज़माने को नागवार गुजरती हैं। बेहतरीन कविता है ये, इस कविता की कई संभावनाएं हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया ममता, बहुत शुक्रिया।